गूंज गांव में गौरीशंकर नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। जंगल से लकड़ियां काट कर वो शहर में बेचता था। घर में उसकी पत्नी निर्मला और 2 बच्चे थे। परिवार बड़ा हो रहा था और महंगाई भी थी और जंगल भी अब धीरे धीरे खत्म हो रहे थे, जिससे गौरीशंकर बहुत परेशान था। एक दिन, क्या हुआ जी? आजकल तुम बहुत चिंतित दिखाई देते हो। आखिर बात क्या है? क्या कहूँ निर्मला, जंगल अब खत्म होते जा रहे हैं। देख नहीं रही कैसे धड़क्के से जंगलों की कटाई हो रही है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ये बन रही है और सूखी लकड़ियां लगभग खत्म हो गई हैं। अब हम आगे क्या करेंगे? कैसे घर चलेगा? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मुझे लगता है हमें कुछ और काम तलाशना चाहिए। क्यों ना हम गाँव में कोई दुकान खोल लें? हाँ, कह तो सही रही हो, लेकिन कोई भी दूसरा काम करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तभी एक रात गौरीशंकर को एक सपना आता है। सपने में उसे एक औरत दिखती है। शंकर, अरे ओ गौरीशंकर, अरे तू हार क्यों मानता है? जिस जंगल पर तेरे पुरखों ने राज किया है वो जंगल तुझे भी सब कुछ देगा। जरा एक बार अपने जंगल को प्यार से देख तो सही। गौरीशंकर रात में अचानक उठता है। क्या हुआ जी? ऐसे अचानक कैसे उठ गए? मैंने एक सपना देखा। गौरीशंकर निर्मला को अपना सारा सपना बताता है। निर्मला उससे कहती है, सुनिए जी, ये हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है जो आपको ये सपना आया। इसे आप ऐसे ही मत समझिए, कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। इतने सालों से हमारे पूर्वज इस गांव में बसे थे और ये जंगल हमें उतना ही प्रेम करता है जितना हमारे पूर्वज करते थे। इस सपने में जरूर कुछ ना कुछ सच्चाई है। मैं भी आपके साथ जंगल चलूंगी। हो सकता है वहाँ हमें कुछ ऐसी चीज मिले जो हमने इतने सालों में कभी देखी ही नहीं हो। ठीक है निर्मला, हम सुबह होते ही जंगल चलेंगे। दोनों जंगल जाते हैं। जंगल में उन्हें बहुत देर तक कुछ भी नहीं मिलता। शंकर उदास होने लगता है और निर्मला से कहता है, चलो निर्मला, वो बस एक सपना ही था। सुनो ना, थोड़ी देर और ढूंढते हैं, क्या पता वो सपना सच हो। निर्मला, शाम होने वाली है और इस समय जंगल में रहना बिल्कुल उचित नहीं है। चलो अब जिद मत करो। शंकर और निर्मला घर जाने ही वाले होते हैं कि अचानक उन्हें एक छोटा सा पेड़ नजर आता है। वो पेड़ छोटा होने के बावजूद बहुत आकर्षित लग रहा था। निर्मला उस पेड़ को गौर से देखती है और वहीं पर ठहर जाती है। फिर शंकर को बुलाती है, सुनिए जी, ये देखिए, जरा इस पेड़ को तो देखिए, गौर से देखिए, कुछ अजीब नहीं है? मेरा मतलब, छोटा होने के बावजूद भी कितना सुंदर है ये पेड़ और कितनी सुंदरता से खड़ा हुआ है। मुझे बहुत रहस्यमय लग रहा है। एक बार आप भी देखिए ना। हाँ निर्मला, इस पर तो मेरा ध्यान कभी गया ही नहीं, जरा देखो तो। शंकर उस पेड़ को गौर से देखता है और उसे अपने बचपन की एक बात याद आ जाती है और वो अपनी पत्नी से कहता है, निर्मला, मुझे इस पेड़ को देखकर कुछ याद आया। क्या याद आया जी इस पेड़ को देखकर? निर्मला, जब मैं छोटा था तब बाबा ने मुझे इस पेड़ के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि इस पेड़ की पत्तियां बहुत ही चमत्कारी हैं। इस पेड़ की पत्तियों की सेवन से बहुत सारी बीमारियां दूर होती है। उन्होंने कहा था कि इससे कैंसर जैसी बीमारी भी दूर होती है। क्या तुम सच कह रहे हो? अगर ऐसा है तो ये तो बहुत बड़ी बात है। हमें इसकी जानकारी सभी को देनी चाहिए। नहीं नहीं निर्मला, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। तुम्हें पता है, आज से कुछ सालों पहले भी यहाँ पर इस तरह के बहुत पेड़ हुआ करते थे, लेकिन लोगों ने इस पेड़ को लूटने के लालच में जंगल को पहले ही बर्बाद कर दिया था। फिर हम क्या करेंगे जी? मैं एक काम करता हूँ, हमारे यहाँ के फॉरेस्ट के अधिकारियों को ये बात बताता हूँ। अब वो लोग भी तो जंगल का ही हिस्सा है, हो सकता है वो हमें समझे। शंकर फॉरेस्ट अधिकारी से मिलता है। सर, मेरा नाम गौरीशंकर है, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ हाँ बताओ भाई, आज हमारे पास कैसे आ गए? क्या बात है, बोलो। साहब, आज से कुछ सालों पहले, अगर आपको याद हो,
तो जंगल में अजीब तरह के छोटे बौने पेड़ पाए जाते थे, जिससे कई प्रकार की बीमारियों का इलाज होता था। और फिर जैसे ही ये बात लोगों को पता चली तो बड़ी बड़ी कंपनी वालों ने उन पेड़ों की कटाई शुरू कर दी थी और जंगल से वो पेड़ हमेशा के लिए खत्म हो गए थे। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ, मैं ऐसा ही एक छोटा बौना पेड़ फिर से जंगल में देख कर आया हूँ। लेकिन देखिए, अगर इस बार भी लोगों को पता चला तो हो सकता है जो पिछली बार हुआ वैसा ही हश्र इस बार भी हो। और आप तो जानते ही हो, ये जंगल तो हमारे पूर्वजों के समान है। मुझे एक सपना आया था और उस सपने में ही इस पेड़ का भी जिक्र था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन सब चीजों को समझेंगे। शंकर, अगर जो बात तुम कह रहे हो वो सच है तो इस जंगल में फिर से एक चमत्कार हुआ है। हाँ, मैं जानता हूँ कि उस समय क्या हश्र हुआ था, वो भी लोगों के लालच के कारण ही हुआ था। तुम चिंता मत करो, मैं ये सारी बातें बड़े लोगों तक पहुँचाता हूँ। लेकिन मैं साथ में ये भी जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम इस जंगल की रक्षा क्यों करते हो और आखिर ये जंगल तुम्हारे पूर्वजों का कैसे है। सर, बहुत समय पहले की बात है। मैं जब पैदा भी नहीं हुआ था तो मेरे परदादा इस जंगल में ही रहा करते थे। वो अपने घर का पालन पोषण इसी जंगल से किया करते थे और उन्हें हर कोई बहुत प्यार भी करता था, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने इस जंगल की रक्षा की थी। कई बार कई सारे घरों में एक दिन आग लग गई थी, जिस समय पर मेरे दादा ने ही सभी को बचाया था। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जिस समय पर ये बौने पेड़ जंगल में खूब हुआ करते थे और हर कोई उन पेड़ों को चुराना चाहता था। लेकिन मेरे दादा ने उनकी हिफाजत हमेशा करी और अपने प्राण इन बौने पेड़ों की रक्षा करते हुए ही त्याग दिए थे। शंकर, ये तो बहुत गर्व की बात है, लेकिन शायद मैं तुम्हारे परदादा को जानता हूँ, क्योंकि इनके बारे में मैंने कई बार सुना है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम इनके पोते हो। अपने दादा के बारे में जरा और कुछ मुझे बताओ, ताकि मैं तुम्हारे दादा और इन बौने पेड़ों के बारे में अच्छे से जान सकूं और अधिकारियों तक हर एक बात बिल्कुल साफ साफ रख सकूं। तो सुनिए सर, ये बात आज से 100 साल पुरानी है, जिस समय पर इस जंगल में बहुत सारे बौने पेड़ हुआ करते थे। इन बौने पेड़ों के बारे में गांव में किसी को नहीं पता था। सिर्फ मेरे परदादा ही जानते थे कि इन बौने पेड़ों का क्या काम होता है और आखिर ये कितने कीमती है। लेकिन धीरे धीरे गांव की आबादी बढ़ती गई और गांव में कई सारे लोग बाहर से आकर रहना शुरू कर दिए थे। एक समय पर गांव के एक इंसान को इस बौने पेड़ के बारे में पता था, तो उस इंसान ने इस पेड़ को बाजार में बेचकर खूब पैसा कमाया। धीरे धीरे वो आदमी काफी अमीर हो गया। लेकिन उस समय पर मेरे परदादा का स्वास्थ्य भी खराब हो गया और वो इस पेड़ की रक्षा करते करते अपने प्राणों को अलविदा कह गए। लेकिन उन्होंने मेरे दादा को यह भी बताया था कि इन पेड़ों का असली मतलब क्या होता है, इन पेड़ों से क्या क्या होता है। तो फिर मेरे दादा ने भी प्रण लिया कि अब से वो इस जंगल की देखभाल करेंगे। ओह, ये बात है। जी सर। फिर कुछ समय बाद गांव में एक फॉरेस्ट अधिकारी आए, बिल्कुल आप जैसे। वो बहुत अच्छे इंसान थे, क्योंकि मेरे दादा ने उनके बारे में मुझे काफी कुछ बताया था। एक समय बाद गांव का वो जो इंसान था जो इन बौने पेड़ों को बाजार में बेचता था, उसको दादा ने पेड़ काटते हुए देख लिया और उसको कहा कि अब से वो बिल्कुल इन पेड़ों को ना काटे। लेकिन वो शैतान समझा ही नहीं। फिर मेरे दादा ने फॉरेस्ट अधिकारी को इसकी शिकायत की और फॉरेस्ट अधिकारी ने उस इंसान को जेल में डाल दिया। लेकिन धीरे धीरे ये बात हर किसी को पता चल गई और धीरे धीरे इस जंगल से सारे बौने पेड़ खत्म होने शुरू हो गए। लेकिन मेरे दादा की उम्र भी काफी ज्यादा हो गई थी, तो उन्होंने मुझे इस जिम्मेदारी को सौंप दिया और तब से लेके आज तक मैं इन बौने पेड़ों की रक्षा करता हूँ सर। वाह शंकर, क्या बात है। अगर हिफाजत करनी हो तो कोई तुमसे सीखे और साथ में अपने पिता की कही बातों का तुम आज तक पालन कर रहे हो, ये सुनकर मुझे काफी अच्छा लगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि इन बौने पेड़ों के बारे में जरा सी भी भनक बाहर नहीं जा पाएगी और तुम्हारे दादा और तुम्हारे परदादा और साथ में तुम जितना इस
जंगल के लिए कर रहे हो, तो इसीलिए मैं अपने अधिकारियों से ये बात कहूँगा कि तुम्हें भी फॉरेस्ट में नौकरी दे दे। तो चलो मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखो और इस बात को बिल्कुल गोपनीय ही रखना। फॉरेस्ट अधिकारी ये सारी बातें बड़े लोगों तक पहुंचाता है और उन्हें जंगल के सारे रीति रिवाज के बारे में भी बताता है, और वो सब लोग ये बात मान जाते हैं कि जंगल को जो नुकसान हुआ था, इतने सालों तक सभी लोगों ने उसका हर्जाना भुगता था। उन पेड़ों का चमत्कारिक रूप से वापस आना किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। इसलिए सभी अधिकारियों ने इस बात को गुप्त रखने की ही सलाह दी और गौरी शंकर को उन पेड़ों की देखभाल करने के लिए कहा गया। सरकार की तरफ से उसे फॉरेस्ट विभाग में नौकरी मिल गई। निर्मला, देखो, हमारे पूर्वज कभी नहीं चाहते थे कि हम जंगल से दूर रहें, और आज इन पेड़ों को वापस पाकर और इनकी देखभाल कर मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे सारे पूर्वज हमारे साथ ही हों। और मैं तो ये सोचता हूँ कि अब इस जंगल के बीच ही अपना एक छोटा सा घर बना लिया जाए, जिसकी वजह से हम इस बौने पेड़ की भी देखभाल कर सकेंगे और साथ में इस पेड़ को किसी भी नुकसान से बचा पाएंगे। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि परदादा और दादा आज अगर जीवित होते तो वो मुझे यहाँ देखकर बहुत ज्यादा खुश होते। जी हाँ, आपको नौकरी भी मिल गई और काम भी। जंगल की देखभाल करना, इससे बढ़कर क्या खुशी हो सकती है हमारे लिए। और हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हम इस जंगल की रक्षा करें और ये जंगल हम सब की रक्षा करे।